हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 यानी कि लास्ट लेक्चर, जिसमें कि हमारे पास 5 डिजीज बची हुई थी जिसके बारे में हमें पढ़ना था। ओवर द काउंटर मेडिसिन के रेस्पेक्ट में एक फार्मासिस्ट कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। 5 डिजीज हम लोग पढ़ चुके थे। अगर वो आपने लेक्चर अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इनमें कुछ खास नहीं है, केवल कुछ पॉइंट समझने हैं, समझने नहीं है, याद रखने, ये पॉइंट देने के हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए ओके, तो पहला इस बार सवाल रहेगा भाई कि वॉमिटिंग को लेकर क्वेश्चन आएगा। राइट अबाउट द सिम्टम्स एंड सेल्फ केयर एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट फॉर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के लिए एक फार्मासिस्ट किस तरह से ट्रीट करेगा या डील करेगा एक पेशेंट को। तो स्टार्टिंग का पैरा वही सेम रहेगा। यहां थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। अगर पुराना वाला किसी को पसंद ना आए तो ये नया वाला लिख सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। मैंने पेशेंट सीक्स हेल्प फ्रॉम अ फार्मासिस्ट। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना इस चीज का, कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है, जैसे वीडियो को देखोगे आप और कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो उसको आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। हम उसको लाइव क्लास में, अगले दिन की लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, तो लाइव क्लास में उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप बकायदा उसको मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए अगर ये पॉइंट, ये चीज, ऐसी चीज कोई समझ में नहीं आई है। ओके, चलिए। मैंने पेशेंट सीक्स हेल्प फ्रॉम फार्मासिस्ट फॉर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के लिए जब जा रहा है एक पेशेंट, सीक हेल्प ढूंढ रहा है, ठीक है, फ्रॉम फार्मासिस्ट। यहां थोड़ी लाइनें अलग है तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। फार्मासिस्ट से वॉमिटिंग के लिए द फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल। फार्मासिस्ट एक की रोल, एक मुख्य भूमिका निभाता है इन एसेसिंग, जांचने में कि क्या कारण है, और ऑफरिंग रिकमेंडेशंस, और रिकमेंडेशन देता है फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ओटीसी को लेकर के कौन सी ओटीसी आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है ना। एंड प्रोवाइडिंग सेल्फ केयर एडवाइस, और साथ साथ में सेल्फ केयर एडवाइस भी देता है कि आपको कौन कौन सी सेल्फ केयर एडवाइस लेनी चाहिए टू मैनेज सिम्टम, जिससे कि सिम्टम्स आपके दूर हो सके एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए, जैसे कि डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली बात है, वॉमिटिंग ज्यादा हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिलो इज हाउ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्ड टू वॉमिटिंग सिम्टम्स। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इस पॉइंट को अलग से लिख सकते हैं यहाँ पर। बिलो इज हाउ अ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्ड टू वॉमिटिंग सिम्टम्स एंड प्रोवाइड सेल्फ केयर एडवाइस। ठीक है, फिर वही 5 पॉइंट जो पहले उसमें बताए थे मैंने। सबसे पहले क्या करेगा, असेसमेंट भाई, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। वॉमिटिंग दैट परसिस्ट मोर देन 24 आवर्स और ऑकर फ्रीक्वेंटली मे रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। वो पूछेगा कि भाई कितने समय से हो रही है और कितनी बार हो चुकी है। नॉर्मल है, 1-2 बार हुई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 24 घंटे से ज्यादा हो गई है और लगातार हो रही है तो फिर मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि फिर उसको रेफर कर देगा। ओके, फिर अकम्पनिंग सिम्टम्स, और वॉमिटिंग के अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स फील हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, बुखार, डायरिया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में कैसे पता चलेगा, मुंह सूख रहा होगा, रिड्यूस्ड यूरिनेशन, पेशाब कम हो जाएगी, पेशाब बहुत पानी पी रहे हैं लेकिन पेशाब हो नहीं रही है। डिजीनेस, जब पानी की मात्रा कम होगी तो सर भारीपन सा हो जाता है, चक्रान जैसा लगता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। अगर जांचने की कोशिश करेगा क्या वॉमिटिंग के साथ ये सारे सिम्टम्स है या नहीं है। सीवियर और अनयूजुअल सिम्टम्स सच एज ब्लड इन द वॉमिट। ऐसा तो नहीं है कि जो वॉमिट कर रहे हो उसमें ब्लड आ रहा है। और सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द है, बहुत भयंकर है, में इंडिकेट मोर सीरियस कंडीशन। अगर ब्लड वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि सीरियस कंडीशन है और आप उसको रेफर कर दें। तो उससे सवाल करता जाएगा, सिम्टम पूछता जाएगा। पॉसिबल ट्रिगर, किस चीज ने ट्रिगर कर दिया कि आपको वॉमिट होने लगी, ये भी जानने की कोशिश करेगा। हैज द पेशेंट रिसेंटली ईटन स्पॉइल्ड फूड, कोई खराब खाना तो नहीं खा लिया, बासा खाना। ठीक है, स्टार्टेड न्यू मेडिकेशन, कोई नई दवाइयां तो स्टार्ट नहीं हुई हैं। कई बार नई दवाइयां जो स्टार्ट होती हैं उससे भी वॉमिटिंग हो जाती है। कहीं घूम के तो नहीं आया है। फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और मेडिकेशन साइड इफेक्ट मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। क्योंकि ये सब चीजें इसलिए पूछना है क्योंकि भाई क्या है, फूड पॉइजनिंग, खाना खा लिया उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन या कोई नई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ये जानना जरूरी होता है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, पहले से ही तो कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि इज द पेशेंट प्रेग्नेंट, पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। और डज द पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, पेशेंट की कोई और बीमारी तो नहीं है पहले से जो कि लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि डायबिटीज, माइग्रेन में भी वॉमिट होता है। ठीक है, कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस है ना, सुबह सुबह वॉमिटिंग आती है। कुछ लोगों को पता नहीं है, पता चला वो चले गए दवाई लेने के लिए। ठीक है,
और माइग्रेन कैन कॉज वॉमिटिंग, माइग्रेन जब भयंकर होता है तो वॉमिट हो जाता है। तो ये चीजें जब वो उससे सारे सवाल जवाब करेगा तो ये सारी इंक्वायरी करने के बाद फार्मासिस्ट को चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल जवाब होंगे। रिसेंट अल्कोहल कंजप्शन, ऐसा तो नहीं रात में बहुत ज्यादा या एक दिन पहले बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लिया हो। अल्कोहल से क्या होगा, इफ द वॉमिटिंग इज लिंक्ड टू एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से अगर अल्कोहल हो रहा है द फार्मासिस्ट में प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैनेजिंग हैंगओवर सिम्टम्स, क्योंकि ये हैंगओवर सिम्टम हो सकता है बॉडी का एक तरह से हैंगओवर, बहुत ज्यादा पी लिया तो इसको हम कहते हैं हैंगओवर हो रहा है। सर में दर्द भी होता है, कुछ लोगों को वॉमिट भी होता है। कुछ लोगों को अगर आपने कभी देखा हो, मैं नहीं कहता सबने देखा होगा, कि दारू रात में पिए, मस्त सोए हैं और सुबह उठने के बाद उल्टी उल्टी उल्टी, ये हैंगओवर का सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एसेस करेगा, असेसमेंट ऑफ वॉमिटिंग सिम्टम्स, सिम्टम्स पता होने चाहिए कि ये सारी चीजें होने पर क्या क्या चीजें होती हैं, वॉमिटिंग के कारण वगैरह पता चल जाते हैं, ठीक है। फिर दवाइयां दे देगा। दवाइयों की अगर हम बात करें जैसे कि एंटीमेटिक, उल्टी रोकने वाली जिसमें एक मैक्लिजिन आती है, ये मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर सिम्टम्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सिम्टम होने से पहले कैसे ले लें, तो ये उस सिम्टम की बात कर रहा है जैसे मोशन सिकनेस, कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो वहां पर ये अच्छा खासा काम करती है। देन डायमिन हाइड्रीनेट, अनदर ऑप्शन फॉर मोशन सिकनेस, इट हेल्प्स कंट्रोल नॉइजिया एंड वॉमिटिंग, ये भी नॉइजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। कॉशन, एक चीज का ध्यान रखना है, दिस मेडिकेशन कैन कॉज ड्राउजीनेस, है ना, नींद से आती है, ठीक है। सो पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड एक्टिविटी रिक्वायरिंग अलर्टनेस, तो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जहां पे अलर्ट, आपका दिमाग का जगना जरूरी है, जैसे कि ड्राइविंग वाइल यूजिंग देम, इन दवाइयों को यूज करते हुए ड्राइविंग जैसी कोई चीज ना करें, या कोई मैकेनिकल काम करता है पेशेंट, मशीन वगैरह चलाता है जिसमें हाथ फंसने का डर होता है, वो काम ना करे, ठीक है। एंटीमेटिक में मैक्लिजिन आ गया, डायमिन हाइड्रीनेट आ गया। फिर दूसरी बात करें बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, तो ये जो मेडिकेशन है ये नॉइजिया, जी मिचलाना और वॉमिटिंग से जुड़ी हुई चीजें, जिसमें साथ साथ में हमारा स्टमक भी अपसेट होता है, पेट भी गड़बड़ हो जाता है, इनडाइजेशन हो रखा और डायरिया हो रखा, उस केस में हम लोग बिस्मथ सब सैलिसाइलेट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पेशेंट विद एलर्जी टू एस्प्रिन और इन चिल्ड्रन रिकवरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी है एस्प्रिन से और ऐसे बच्चे जो वायरल इन्फेक्शन से रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, उनको वॉमिटिंग जैसी हो रही है, ठीक है, उनको ये नहीं देना है ड्यू टू द रिस्क ऑफ रेइज सिंड्रोम, एक दिमाग का प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है, ठीक है, सिंड्रोम कहा जाता है। देन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये आप दे सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि वॉमिटिंग हो रही है तो आपको स्मॉल सिप लेने, ये बात ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा सिप ले लिया, रख दिया, 1 मिनट 2 मिनट रुके, फिर एक सिप लिया, क्योंकि एक साथ पानी पिएंगे तो बैक मार देगा वो, वापस से वॉमिट हो जाएगा वो, ठीक है। फिर कैसे यूज करना है, करेक्ट डोज, ओवर यूज नहीं करना है, और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए परखते हुए आप सही यूज ऑफ मेडिकेशन बताएंगे, ठीक है। प्रोवाइड सेल्फ केयर एडवाइस, सेल्फ केयर एडवाइस में सारी की सारी पुरानी, भाई वॉमिट हो रहा है तो पानी कमी होगी तो रिहाइड्रेशन, ठीक है, सिप करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, सिपिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि डायरिया वाले केस में पानी पी सकते हैं नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे सिप कर करके पानी पिएंगे, सिप फ्लूइड स्लोली, ठीक है ना। ड्रिंक स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि छोटे छोटे घूंट लें पानी के, जैसे कि सच एज वाटर है या हर्बल टीज और डाइल्यूटेड एप्पल जूस या सेब का जूस ले सकते हैं। ड्रिंकिंग टू क्विकली, बहुत तेजी से अगर पानी पिएंगे, और कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में पानी, एक ग्लास भर के पी लिया, कैन ट्रिगर फर्दर वॉमिटिंग, आपको दोबारा से वॉमिट हो सकता है, ठीक है। ORS जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे। अवॉइड सुगरी, कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीजें नहीं लेंगे, ठीक है। कैफीन, कॉफी वगैरह नहीं लेंगे, क्यों, दे कैन इरिटेट द स्टमक एंड वर्सन डिहाइड्रेशन, पेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो ये चीज आप नहीं लेंगे, ठीक है। डाइटरी एडजस्टमेंट, खाने में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि वेट बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले वेट करना है, क्यों, रिकमेंडेड वेटिंग अंटिल वॉमिटिंग हैज सबसाइडेड, जब तक कि वॉमिट रुक ना जाए, या पता चला वॉमिट हो ही जा रही है, आप खाएंगे तो फिर वॉमिट होकर निकल जाएगा। फॉर एटलीस्ट सेवरल आवर, 1 या 2 घंटे के लिए, अगर 1-2 घंटे तक वॉमिट नहीं हुई है फिर आप खाना खाइए। बिफोर अटेम्प्टिंग टू ईट सॉलिड फूड, कोई अगर सॉलिड फूड खाना है, कोई नारियल पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो तो ठीक है, सॉलिड खाना खाना है तो आप देख लें 2-3 घंटे तक ऐसा उल्टी नहीं हुई है फिर आप खाइए, और हल्का खाइए, ठीक है। वही ब्रेड डाइट लेनी है जो मुलायम होती है, इजीली पेट में हजम हो जाती है, हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रेड डाइट, ठीक है ना। अवॉइड फैटी स्पाइसी रिच फूड, कोई चिकनी चीजें मसालेदार
चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड ग्रीसी, चिकनी, स्पाइसी और एसिडिक फूड डेट कैन ट्रिगर और वर्सन नॉइजिया। इससे नॉइजिया आ सकता है आपको। क्या होगा इनसे? नॉइजिया। अगर जीभ मिचलाएगा तो वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इनकरेज रेस्ट, आराम करो, ऑब्वियस सी बात है। एलिवेट द हेड, हेड को ऐसे उठा के रखना है। ऐसे सर नीचे रखते हैं तो ऐसे वॉमिट जैसा लग सकता है, तो सर को ऐसे उठा के रखना है, एकदम ऐसा प्लेन नहीं सोना, सर ऐसे हल्का सा उठा हुआ रहेगा, ठीक है। रिकमेंडिंग रेस्टिंग विद द हेड स्लाइटली एलिवेटेड, एलिवेट मतलब उठा हुआ, टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग जैसा फील होता है उसको रोकने के लिए, ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। मॉनिटरिंग रेड फ्लैग, जो जैसे कि पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, रेड फ्लैग का मतलब कब कब आप उनको रेफर कर दोगे। अगर वॉमिटिंग होते होते 24 घंटे ज्यादा हो गया है अडल्ट में, और 12 घंटे से ज्यादा वॉमिट होते होते हो गई है बच्चों में, ठीक है, खून आ गया है वॉमिट में, पेशेंट्स को, जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, सर दर्द, कंफ्यूजन हो रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और हाई फीवर, बुखार बहुत तेज है, वॉमिट के साथ अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप रेफर कीजिए जितना जल्दी हो सके। देयर आर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको दिख रहा है कि यार इसकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो रही है, जैसे कि डार्क यूरिन आ रही है, ड्राई माउथ हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर जैसा आ रहा है, मुंह सूख रहा है, या लिथार्जी, आलस बहुत ज्यादा, मतलब अब गिर पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड वॉमिटिंग इज सीवियर, पेशेंट कोई प्रेग्नेंट है और वॉमिटिंग सीवियर है। देयर कुड बी साइन ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविडर्मा, मतलब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग एक तरह की प्रॉब्लम होती है, बहुत वॉमिटिंग होती है, उसमें अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो लेडी को डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो बच्चे के लिए घातक हो सकता है। वॉमिटिंग फॉलो हेड इंजरी, कोई सर पे चोट लगी और उसके बाद आपको वॉमिट हो रही है, मतलब मामला गड़बड़ है। ये कहते हैं ना कि अच्छा सर पे, सर एक्सीडेंट हो गया, सर टकरा है कहीं बुरी तरीके से, आदमी नॉर्मल है, उठ के खड़ा हो गया, बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं दीवार से या एक्सीडेंट हुआ रोड पे और उसके बाद उसको वॉमिट हो रही है अगर, या वॉमिट हो गई है, तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। और ये अकम्पनीड बाय नेक स्टिफनेस, या आपका सर पे चोट लगी और अचानक से गर्दन अकड़ने लगी आपकी, तो मान लो दिक्कत है। विच में इंडिकेट मोर सीरियस कंडीशन सच एज कंक्यूशंस और मेनिंजाइटिस, दोनों का ही मतलब कंक्यूशन भी आपका ब्रेन का प्रॉब्लम रहता है, स्वेलिंग वगैरह आती है, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस में जो मेनिंजेस होती है, लेयर्स होती है, उसमें भी क्या आती है, इश्यूज आते हैं, तो ये दोनों होने की संभावना रहती है। तो इस तरह के कोई इशू दिखते हैं, इन केसेस में अगर वॉमिटिंग के साथ कोई ऐसा मुद्दा और दिखता है तो तुरंत रेफर कीजिए, ठीक है। रिकमेंडिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच एक आप अलग से पॉइंट बना सकते हैं, मैं पहले बताया था, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है, बड़ा लिखना चाहते हैं, या इसको आप सेल्फ एडवाइस केयर में भी डाल सकते हैं। जिंजर, ठीक है, अदरक का आप थोड़ा सा टेस्ट ले सकते हैं, उससे क्या एंटी नॉइजिया होता है, जी मिचलाना बंद हो जाता है। पेपरमेंट टी पी सकते हैं, सूदिंग इफेक्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसको शांत करता है, एक तरह से सूदिंग इफेक्ट है, ठीक है। एंड में हेल्प ईज नॉइजिया एंड वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग नहीं आती है और नॉइजिया भी नहीं होता है। एक्यूप्रेशर, ठीक है, एक रिस्ट बैंड आती है आज के टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा शायद, जो लोग ज्यादा सफर करते हैं, वॉमिटिंग का दिक्कत रहता है, एक रिस्ट बैंड पहनते हैं, ठीक है। वो रिस्ट बैंड क्या करती है, एक्यूप्रेशर, यहाँ रिस्ट पे एक प्रेशर डालती है। आर समटाइम्स रिकमेंडेड फॉर मोशन सिकनेस और प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉइजिया, दीज बैंड्स अप्लाई जेंटल प्रेशर, एक हल्का सा प्रेशर डालती है टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द रिस्ट, हमारे रिस्ट पे यहाँ पर एक खास जगह पे प्रेशर डालती है, ठीक है। आप रिस्ट बैंड का भी अगर प्रॉब्लम आती है खरीद के पहनिएगा, पता चलेगा, ठीक है। उसे P6 पॉइंट बोलते हैं, इस तरह से होता है करके, तो वो पॉइंट दबने से नॉइजिया की फीलिंग कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये रिकमेंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ये आप सेल्फ केयर एडवाइस में भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको फीवर है, छोटा मोटा फीवर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फीवर अगर अलग कैटेगरी का होगा, देखें कौन सी कैटेगरी आती है, तो आप रेफर करेंगे, ये लाइन सेम हो जाएगी हमारे पास। असेसमेंट करेंगे, टेम्परेचर पूछेंगे, भाई करंट टेम्परेचर क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम पे नाप लेंगे उसका, या पूछेंगे कितना है। फीवर टिपिकली डिफाइंड, फीवर कब कहते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, या 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 रहता है, ये 38 हो गया। माइल्ड फीवर जो होता है, जो हल्का फीवर, उसको हम लोग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक माइल्ड बोलते हैं, हल्का। 103, 104 हैवी फीवर में काउंट होता है, ठीक है। वाइल हायर फीवर में इंडिकेट मोर सीरियस कंडीशन, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो फिर मामला सीरियस है, आपको रेफर करना है। ड्यूरेशन, आप पूछेंगे हाउ लॉन्ग द फीवर हैज बीन प्रेजेंट, कब से मौजूद है। इफ द फीवर प्रेजेंट फॉर मोर देन 3 days, a रेफरल टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज रिकमेंडेड, 3 दिन से ज्यादा हो गया बुखार आते हुए, तो आप उनको क्या करेंगे, रेफर करवा देंगे, भाई डॉक्टर को दिखाइए। अकम्पनिंग सिम्टम्स, और पूछेंगे भाई कौन कौन से सिम्टम्स है साथ साथ में, जैसे कि
चिल्स, क्या ठंड भी लग रही है बुखार के साथ साथ। बॉडी एक मतलब होता है दर्द, क्या शरीर में दर्द भी हो रहा है, क्या गले में खराश है, क्या कफ भी है, क्या सर में दर्द है, क्या थकान जैसी है, ये सब चीजें उससे पूछेंगे। इससे हमको एक्स्ट्रा क्लू मिलते हैं अबाउट द अंडरलाइंग कॉज के एग्जैक्ट कारण क्या है। सच एज फ्लू की वजह से तो नहीं आ रहा है, कोल्ड की वजह से तो नहीं आ रहा है, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, पेशेंट एज एंड मेडिकल हिस्ट्री ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मान लो भाई किसी का कोई आया है, वो अपने दादाजी के लिए लेने आया दवाई या अपने बच्चे के लिए लेने के लिए आया, ऐसा भी होता है ना कई बार। फॉर इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और ओल्डर अडल्ट, जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं 13-14 साल, और ओल्डर अडल्ट जो बूढ़े हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल विथ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, और ऐसे लोग जिनमें क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। फीवर कैन बी मोर कंसर्निंग, क्रोनिक कंडीशन डायबिटीज, हार्ट का, जो भी कोई और प्रॉब्लम है, उनमें जो बुखार होता है वो ज्यादा चिंताजनक होता है। ठीक है, द फार्मासिस्ट एसेस वेदर द पेशेंट बिलोंग टू हायर रिस्क ग्रुप, फिर वो सारी कंडीशन पूछ करके जज कर लेगा कि ज्यादा रिस्की वाला सिचुएशन तो नहीं बन रही है, हाई रिस्क ग्रुप में तो नहीं आ रहा है, एंड में रिक्वायर रेफरल, ऐसा नहीं हाई रिस्क ग्रुप में आ रहा है उसको रेफर की जरूरत है। ठीक है, तो लाइनें मैंने समझा दे रहा हूं, फिर वही आगे वाले क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, यही सेम चीजें लिखी हुई हैं आगे, बस पॉइंट थोड़े से अलग होते हैं। पॉसिबल कॉज ढूंढने की कोशिश करेगा। हैज द पेशेंट रिसेंटली ट्रेवल किया, उसने पहले अभी जल्दी में कहीं घूम के आया है। बीन एक्सपोज टू इलनेस, किसी बीमारी वाले पेशेंट से तो नहीं मिला है, और स्टार्टेड न्यू मेडिकेशन, कोई नई दवाइयां तो स्टार्ट नहीं करी हैं। दिस हेल्प, इससे उसे ढूंढने में आसानी होती है। पोटेंशियल कॉज, इन्फेक्शन की क्या वजह है, या कोई मेडिकेशन रिलेटेड फीवर तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है असेसमेंट वाला, यही फॉर सिम्टम्स, ये बहुत मायने रखता है। डॉक्टर भी तो आपसे पूछता है क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें, तो ये आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, रिकमेंडिंग, फिर आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन, वही आ गया कौन, एस्टामिनोफेन या क्या करेंगे, पैरासीटामोल, इसको, अच्छा ठीक है, पैरासीटामोल हो गया। इसमें एक ध्यान रखेंगे, शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डोज टू अवॉइड लिवर डैमेज, इसकी एक लिमिटेड डोज होती है। ठीक है, अगर एक एडल्ट की बात करूँ नॉर्मल, तो जो 500 mg टैबलेट होती है वो 4 से 6 बार 24 आवर में, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लिवर डैमेज होगा करके। ठीक है ना, तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना, पेशेंट को सख्त हिदायत देनी है। अवॉइड एक्सीडिंग, अवॉइड करना है एक्सीडिंग द मैक्सिमम डेली डोज, जो जितनी डोज पर डे बोली गई उससे ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, इबुप्रोफेन जो पीछे पड़ चुके हैं, NSAID है, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो कि रिड्यूस करता है फीवर, इन्फ्लेमेशन और पेन को। इसको भी कॉज है, कॉशन क्या है इसका, किन पेशेंट को नहीं देना है, जिनका पेप्टिक अल्सर, पेट गड़बड़ रहता है, पेट में अल्सर्स हैं, किडनी डिजीज है, और हिस्ट्री विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, या पास्ट में कभी उनके पेट में ब्लीडिंग हुई है, तो पेट की जिनका इश्यू रहता है उनको ये नहीं देना है, ध्यान रखना इस चीज का। एस्प्रिन टिपिकली द फर्स्ट चॉइस फीवर मैनेजमेंट, बुखार आता है लोग एस्प्रिन दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं 16 साल से नीचे वाले, उनको नहीं देना है। अगेन राइस सिंड्रोम, जो मैंने बताया दिमाग का इशू है करके प्रॉब्लम होता है, वो कई बार देखने को मिलती है अगर इस एस्प्रिन लेते हैं बच्चे, कौन, 16 साल से नीचे वाले। ओके, एक्सप्लेनिंग द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, उसके बाद क्या करेंगे आप, जो मेडिकेशन दी है उसका सेफ यूज बताएंगे, करेक्ट डोज बता देंगे, लिख देंगे कि हाँ भाई प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देंगे ऑन द प्रॉपर यूज, कैसे यूज करना है। ठीक है, और अदर फीवर मेडिकेशन इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट डोजिंग इंटरवल, या कोई दूसरा मेडिकेशन खा रहे हैं तो कितने कितने इंटरवल पे खानी है, ये सारी बातें बता देंगे। अवॉइड मिक्सिंग मेडिकेशन को मिक्स नहीं करेंगे। कॉशन अगेंस्ट टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशन, एक साथ कई सारी मेडिकेशन नहीं लेनी है। डैट कंटेन एस्टामिनोफेन, हो सकते हो आपकी कोई मेडिसिन चल रही है उसके अंदर भी एस्टामिनोफेन हो या पैरासीटामोल हो पहले से ही, तो वो काम नहीं करना, उससे क्या होगा, डोज बढ़ जाएगी, तो एक्सीडेंटल ओवरडोज हो सकता है, हिदायत देंगे इस चीज की। मेडिकल हिस्ट्री कंसिडरेशन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि कोई लिवर या किडनी डिजीज तो नहीं रही है उसको पहले या प्रेजेंट टाइम पे है। ठीक है, जिससे कि मेडिकेशन क्या रहे, सेफ टू यूज, वो जब यूज करे तो सेफ हो उसके लिए। देन सेल्फ केयर में अगेन पानी पिए ढेर सारा, पानी से क्या होगा, अगर बॉडी, भाई बुखार आता है, बॉडी गर्म होती है, बॉडी से पानी सूखता है एक तरह से, ठीक है ना, तो अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हमारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो वर्सन, बद से बदतर हो जाएंगे, दर्द ज्यादा होगा, ठंड ज्यादा लगेगी। ठीक है, खासकर बच्चों और बूढ़ों में। अवॉइड डिहाइड्रेटिंग बेवरेजेस, ऐसी चीजें नहीं पीनी जो डिहाइड्रेट करें, जैसे कि कैफीन, सुगरिक सोडास, ये सब क्या है, यूरिन बहुत जल्दी जल्दी बनाती हैं और एक तरह से डाययूरेटिक का काम करती है, तो बॉडी से टॉयलेट बहुत ज्यादा निकल जाएगी, तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होगी। एंड अल्कोहल तो वैसे ही बॉडी में जाके पानी को सुखाता, तो लेना ही नहीं है। ओके,
अब दूसरा सेल्फ केयर एडवाइस क्या, रेस्ट एंड कंफर्ट, रेस्ट लीजिए, ड्रेस लाइटली, हल्का ड्रेस पहने, रिकमेंड वेयरिंग लाइट वेट क्लॉथिंग एंड यूजिंग लाइट बेडिंग, स्टे कंफर्टेबल, हल्का पहने, यानी कि वो जैकेट वैकेट टाइप भारी भरकम पहन लिया, कंबल वंबल लोड बहुत ज्यादा नहीं करना है। क्यों, अगेन वो ये ओवर ड्रेसिंग और यूजिंग हैवी ब्लैंकेट कैन ट्रैप हीट, बॉडी आसपास हीट ट्रैप हो जाती है, तो जो कि बाहर निकलनी चाहिए, तो बॉडी टेम्परेचर फर्दर बढ़ सकता है। वो कूल कंप्रेस, बुखार जब ज्यादा होता है थोड़ा सा तो है ना, पानी के हम माथे पे गले पे लगाते हैं। अप्लाइंग अ कूल डैम्प वॉश क्लॉथ, तो जो हम ठंडी पट्टी लगाते हैं, तो ये ठंडी पट्टी के लिए जो वर्ड आएगा डैम्प वॉश क्लॉथ, कूल डैम्प वॉश क्लॉथ, यही चीज पकड़नी है बस। बाकी तो मुझे पता है आप लोग इतने हैं समझदार कि चीजें आपको पता है, ठीक है। तो जो गीली पट्टी लगाते हैं उसके लिए क्या आ गया, डैम्प वॉश क्लॉथ टू द फॉरहेड नेक और रिस्ट, हाथों पे, सर पे, गर्दन पे। इससे क्या होता है, डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय फीवर, फीवर से डिस्कम्फर्ट होता है, पेन वेन होता है थोड़ा सा, या फीवर थोड़ा तेज होता है तो हल्का हो जाता है। ओके, मॉनिटर करेंगे फीवर को लगातार, भाई फीवर को देखना है लगातार कि बढ़ तो नहीं रहा है। जैसे कि अगर वो बढ़ता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और डज नॉट इम्प्रूव विद ट्रीटमेंट, या फिर अटका हुआ है, कमी नहीं हो रहा है, तो फिर भैया सीक मेडिकल अटेंशन, शुड सीक। तो उसको एडवाइस करेगा कि अगर ऐसा होता है 102 डिग्री के ऊपर जा रहा है या 101 डिग्री और बनाए हुआ है, कम ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेडिकल के डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। वॉच फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको ये भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है, फीवर लगातार बना रहने की वजह से बॉडी में पानी कम होता रहता है। इनकरेज पेशेंट टू लुक फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, पेशेंट को इनकरेज करने का मतलब प्रोत्साहित करना, या फिर एडवाइस करेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडवाइस द पेशेंट टू लुक फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साइन जैसे कि मुंह का सूखना, यूरिन कम बनना, चक्कर जैसा आना, या डार्क कलर यूरिन का आना। तो ये दिख जाएगा क्या कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है। अवॉइड स्टर्नस एक्टिविटी, हल्का वगला, कुछ लोग क्या आता है, अच्छा बुखार ठीक हो गया तुरंत चल जाते हैं रनिंग वॉकिंग करने, या अगर जो लोग करते हैं तो वो काम नहीं करना, उससे क्या बॉडी ओवर हीट होती है और बॉडी को फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है। रिकमेंडेड दैट पेशेंट अवॉइड फिजिकल एक्सर्शन, एक्सर्शन ध्यान रखेंगे, एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी लिख लेना इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल दे हैव फीवर एज दे कैन रेज बॉडी टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात जब दौड़ भाग करते हो या एक्टिविटी करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी ओवर हीट हो सकती है और फर्दर बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। रेड फ्लैग, कब रेड फ्लैग डेंजर देखना आपको, हाई फीवर 104 डिग्री का ऊपर जा रहा है, ठीक है, और साथ साथ में कंफ्यूजन, सीवियर हेडेक, सर में भयंकर दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भेजो तुरंत डॉक्टर के पास। परसिस्टेंट फीवर, लगातार बना हुआ है, 3 दिन से ज्यादा हो गया, लगातार फीवर बना हुआ है, ओटीसी मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, ओटीसी मेडिकेशन खा रहे हो और रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, भेजा डॉक्टर के पास। सीवियर सिम्टम्स, बुखार के साथ साथ कुछ सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि पेट में भयंकर दर्द है, सीने में दर्द है, गर्दन अकड़ रही है, ठीक है, तो वो ब्रेन वाला इशू हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत है, सीजर, दौरे पड़ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि मेनिंजाइटिस या न्यूमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत रेफर करना है। डिहाइड्रेशन, बॉडी में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, डॉक्टर के पास रेफर करना है। फेब्राइल सीजर, इफ अ चाइल्ड हैज फेब्राइल सीजर, सीजर ड्यू टू हाई फीवर, ठीक है, फेब्राइल सीजर का मतलब बुखार की वजह से दौरा पड़ना। द फार्मासिस्ट विल एडवाइज इमीडिएट मेडिकल केयर, वो कहेगा तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और दिखाइए। तो रेड फ्लैग का मतलब कब किन किन हालात में आपको रेफर कर देना है पेशेंट को डॉक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि इन सब केसेस में ओटीसी काम नहीं करेगी। ओके, रिकमेंडेशन नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है भाई, हल्के गर्म पानी से नहाइए आप, ठीक है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुने पानी से नहाना है, दैट कैन हेल्प टू कूल द बॉडी, बॉडी को ठंडा होकर नहाने से बॉडी थोड़ी ठंडी होती है, ठंडा पानी नहीं ताज़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। एंड रिड्यूस फीवर, इससे बुखार भी कम होता है। कई बार आपने देखा होगा बुखार होता है लोग नहा लेते हैं या नहलवा देते हैं डॉक्टर कई बार जब हाई फीवर होता है, क्योंकि बुखार अगर ब्रेन पे जाता है ना, गर्मी वो हीट होता है, तो उससे हमारे एंजाइम डैमेज होते हैं। वो कहानी अलग है, एंजाइम वाले जब आगे चैप्टर थोड़ा बताऊंगा उसमें, तो एंजाइम डैमेज हो जाएंगे तो ब्रेन डेड हो जाएगा फिर। अवॉइड यूजिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी नहीं नहाना, बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना, अदरवाइज क्या है ठंड लगेगी हमको। अब ठंड लगने के लिए एंड रेज बॉडी, जब ठंड लगती है ना कांपते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बॉडी बढ़ा रही होती है वो, और फिर ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी और बढ़ा देगी, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। स्टे इन कूल एनवायरमेंट, सजेस्ट स्टेइंग इन कूल वेल वेंटिलेटेड, कूल का मतलब ये नहीं कि एसी चला लो, कूल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो, ठीक है, और खुली हवा हो वहां पर, तो उससे क्या है
फील गुड आता है, बॉडी ओवरहीट नहीं करती है। फिर आप इसमें एक 7वां पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मेरे को दिखाई दी कि एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं, अगर कुछ पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं आप, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लास्ट के 6ठे 7वें की वैसे जरूरत नहीं है, बट ठीक है 6ठा 7वां बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिवेंटिव मेजर दे सकते हैं, किस तरह से हम रोक सकते हैं, हैंड हाइजीन बढ़िया, खाने पीने से पहले हाथ धो लो, वैक्सीनेशन, कोई वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन ले लो, और अगर बीमार हो तो घर पे रहो, ठीक है, कॉमन चीजें बता सकते हो ये। क्लियर? राइट अबाउट द सिम्टम्स, सेल्फ केयर एडवाइस। सोर थ्रोट, गला कैसा हो गया हमारा, सोर हो गया है, खराशे जैसी हो रही हैं, दर्द हो रहा है, ठीक है। व्हेन अ पेशेंट, ठीक है, ये लाइन तो कॉमन हमको जैसे मैंने बताया ऊपर लिख देंगे। असेसमेंट ड्यूरेशन वही कितने समय से है, ठीक है। अगर एक सोर थ्रोट होते होते लास्टिंग मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप कहेंगे भैया डॉक्टर के पास जाओ, वो टेस्ट वेस्ट कराएगा, देखेगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ कितने दिनों से, 1 दिन 2 दिन, हल्का है ज़्यादा है दर्द, वो सब पूछ पाछ के दवाई दे सकता है। उसके साथ कौन कौन से सिम्टम्स हैं, फीवर तो नहीं आ रहा है, कफ तो नहीं है, स्वेलन ग्लैंड्स, ये गला सूज तो नहीं गया है, निगलने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, खाना निगलने में, हॉर्सनेस है ना, आवाज़ बदल जाते हैं, गला बैठना जिसे कहते हैं, ठीक है। दिस कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट द कॉज, यहाँ से हमें कॉज का पता चलता है कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या साधारण नॉर्मल फ्लू कोल्ड सा हो गया है। पॉसिबल कॉज, ओके। हैज द पेशेंट रिसेंटली बीन एक्सपोज टू समवन, क्या पेशेंट किसी के साथ, ऐसा इंसान जिसको प्रॉब्लम थी उसके साथ तो नहीं मिला है जहां से उसको इन्फेक्शन मिल गया है। और हैव दे एक्सपीरियंस सीजनल एलर्जी, ऐसा तो नहीं कि उसको सीजनल, हर सीजन में कुछ एलर्जिक चीज़ें होती हैं, सर्दी गर्म, गर्मी से सर्दी जाना, बरसात में, वो वाला इश्यू तो नहीं है, उसका पता करने की कोशिश करेंगे उसे। प्रेजेंस ऑफ फीवर, बुखार तो नहीं आ रहा है, ठीक है। कई बार गले इन्फेक्शन के साथ साथ बुखार भी आता है, ठीक है, टॉन्सिल से फूल जाते हैं, जिससे कि ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और यहाँ पर एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है, बिना एंटीबायोटिक के काम नहीं होगा जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं बिना एंटीबायोटिक के, ठीक है। पेशेंट एंड एज एंड मेडिकल हिस्ट्री, वही पेशेंट की कितनी एज है और क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्यों जाननी जरूरी है, क्योंकि कोई और दवाइयां तो नहीं खा रहा है कि ये दवाइयां ओटीसी आप दे दो, पुरानी कोई दवाइयां खा रहा है, मिक्स हो जाए, इंटरेक्ट कर जाए दवाई और दिक्कत कर जाए, ठीक है। देन ओवर द काउंटर में क्या क्या दे सकते हो आप, लोजेंजेस और थ्रॉट स्प्रे। लोजेंजेस वही स्ट्रेप्सिल्स, ठीक है, हॉल्स, कैपिकॉल, या फिर अपना वो कह लो विक्सी गोलियां आती हैं। अब होता क्या इसके अंदर, ये बता सकते हो लोजेंजेस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, मेंथॉल होता है, बेंजोकेन होता है जो कि एनेस्थेटिक होता है, यूकेलिप्टस होता है, ये क्या करते हैं, नम, यहाँ गले में जाके इसको सुन्न करते हैं, हमको नहीं पता चलता, ठंडा ठंडा वैसा एहसास होता है ना, एक्चुअली वहां पे जाके सुन्नपन सा आता है, ठीक है, और हमें दर्द में राहत मिलती है। कॉशन क्या है इसमें, लोजेंसेस शुड नॉट बी गिवन टू यंग चिल्ड्रन हु मे चोक ऑन देम, छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, ठीक है, उनको नहीं दे देना है, वो पता चला निगल जाए और गले में फंस जाए, वो चोक हो जाएगा वो। थ्रॉट स्प्रे आते हैं, स्प्रे वाले आते हैं जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसके अंदर फिनॉल और बेंजोकेन, ये क्या करते हैं, नंब कर देंगे, सुन्न कर देते हैं थ्रॉट को टेम्परेरी एंड प्रोवाइड क्विक रिलीफ फ्रॉम द पेन। गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्प्रे आता है, जैसे माउथ स्प्रे होता है ना, वैसे स्प्रे मारो, ठीक। इसमें कौन है, क्लोरासेप्टिक थ्रॉट स्प्रे नाम दे दिया एक, तो आपको एग्जाम्पल जरूर देना है, अगर किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो। देन पेन रिलीवर, अगेन वही एस्टामिनोफेन, इसकी कोई बातें लिखनी तो सेम पुरानी लिख दोगे, ब्रूफेन कोई बातें लिखनी पुराने वाली, कॉशन वगैरह जो भी है पुराने वाला रहेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि किसके साथ नहीं देना है इसको, अल्सर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है तो नहीं देनी हमको ये। डीकंजेस्टेंट फॉर, अगर साथ साथ में गले के साथ साथ नाक भी जकड़ गई है, नेजल, तो नेजल डीकंजेस्टेंट आप दे सकते हैं। इसके अंदर सुडोएफेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन आता है जो कि क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें वही आ जाएगा जिनका बीपी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे मतलब लास्ट लेक्चर में बीपी होती है तो डीकंजेस्टेंट में हम ये चीज नहीं देंगे। और सबसे बढ़िया अपना साल्ट वाटर और गार्गल, यानी कि नमक पानी गुनगुना करके करारे करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ओवर द काउंटर मेडिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, फिर वो बताएगा कि सेफ मेडिकेशन का सेफ यूज कैसे करना है, करेक्ट डोज बताएगा। ड्रग का इंटरेक्शन, किस किस के साथ ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है।
इन पेशेंट टेकिंग ब्लड थिनर्स और ओके आस्क अबाउट द अदर मेडिकेशन द पेशेंट मे बी टेकिंग टू अवॉइड पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो NSAID होती है शुड बी यूज्ड कॉशियसली। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं ना बहुत ध्यान से यूज करना है इन पेशेंट टेकिंग ब्लड थिनर्स। एस्पिरिन वगैरह लेते हैं ना जो ब्लड पतला रखने के लिए, और विद हिस्ट्री ऑफ अल्सर्स, वहां पर रिएक्शन इंटरेक्ट कर सकती हैं और एक दूसरे काम में रुकावट पैदा कर सकती हैं। लोजेंजेस यूज कर सकते हैं, तो कैसे रखना है, रिमाइंड पेशेंट टू अवॉइड चूइंग और सोलिंग लोजेंजेस। उसको बोलना है ऐसा नहीं कि आप निगल जाओ उसे, चूसना है अच्छे से, जो रस निकलेगा वो गले में फायदा करेगा, ठीक है। एंड लेट देम डिजोल्व स्लोली इन द माउथ फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो लोजेंजेस के लिए आप ये हिदायत देंगे, ठीक है। आपने ये बता दिया इसमें। प्रोवाइडिंग सेल्फ केयर एडवाइस। सेल्फ केयर एडवाइस में अगेन स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहोगे तो गला हमारा मॉइस्ट रहेगा और इरिटेशन कम होएगी। अवॉइड इरिटेंट, जैसे कि कैफिनेटेड, अल्कोहलिक और एसिडिक बेवरेजेस, इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, कैन ड्राई आउट, डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं, इससे हमारा गला सूखेगा तो खुजली वगैरह होगी और इरिटेशन होगा। हनी एंड लेमन के साथ, हनी और लेमन को आपस में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिकवरी, बहुत ज़्यादा रेस्ट करें। अवॉइड स्ट्रेनिंग द वॉइस चिल्लाना नहीं है, आराम से बात करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करनी है। शाउटिंग, ठीक है, चिल्लाना, एज दिस कैन एग्रीवेट द थ्रोट, इससे थ्रोट क्या होगा, एग्रीवेट होगा, उससे कंडीशन खराब होगी और लंबे समय तक डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट है, आप उसको मन से बना के आगे एक एक लाइन लिख सकते हैं। ह्यूमिडिटी द एयर, जो कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एयर में मॉइस्चर होना चाहिए कि एयर अगर सूखी हुई होगी तो गले में खराश पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो, अगेन गले के लिए अच्छा होता है, गले को नम करता है, ठीक है। और जो इरिटेंट है जैसे स्मोकिंग वगैरह है वो नहीं करनी है। अवॉइड एनवायरमेंटल इरिटेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप जहाँ शहर में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर पॉल्यूशन गंदा है तो कमरे के अंदर अपना घर में रहिए, जिससे कि 1 या 2 दिन जो रेस्ट कर रहे हैं आप। जिंजर टी पीजिए, बहुत अच्छा जिंजर टी, ठीक है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि गले में जो इरिटेशन होती है उससे राहत देता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पुरानी आ गई, आप देख सकते हो। ह्यूमिडिफाई द एयर, स्टीम इनहेलेशन, तो ये सारे आपको ये मेन पॉइंट याद रखो, जो पुराने पढ़ा हुआ है वही बातें उसके अंदर लिख देनी है हमको, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ह्यूमिडिफाई एयर क्यों कर रहे हैं। तो गला सूखेगा तो खराशें होंगी, और गला कब सूखेगा, जब आसपास का एनवायरनमेंट सूखा हुआ होता है। सूखा हुआ कब होता है, बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो। तो एटलीस्ट सबका रीजन पता होना चाहिए। चलिए, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग में क्या रहेगा, कब कब आप प्रेफर बोलेंगे भैया डॉक्टर के पास जाओ, अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, हाई फीवर आ रहा है, 101 डिग्री को क्रॉस कर गया है, और ओटीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब ओटीसी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, गले में निगलने में दिक्कत है, सोलिंग में और सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, स्वेलन ग्लैंड्स और रैशेस पड़ रहे हैं। इनलार्ज लिम्फ नोड्स, स्किन रैश, स्किन पर रैशेस पड़ रहे हैं, गले की ग्लैंड्स बड़ी बड़ी हो गई हैं। पस ऑन द टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल है उसमें पस पड़ रहा है, ठीक है। कुड सजेस्ट अ स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। या मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस एक तरह का इसको कहा गया है, किसिंग डिजीज कहा गया है। जब पार्टनर्स एक दूसरे को किस करते हैं तो एक से दूसरे को हो जाता है, ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। कान में अगर दर्द हो रहा है तो सोचो, गले में इन्फेक्शन और कान में दर्द शुरू हो जाए। ईयर पेन और फुलनेस, झंपी लग जाती कान में, कूं बजरा करके, स्पेशली इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में, ये इंडिकेट करता है कि ईयर इन्फेक्शन भी साथ में है, ठीक है। तो डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, गले के साथ साथ ईयर इन्फेक्शन भी है, ठीक है। डॉक्टर कौन रहेगा इसके केस में, ENT, ओके। स्किन डिसऑर्डर, यहाँ चीज़ें थोड़ी समझने वाली रहेंगी, समझते हैं। स्टार्टिंग का कंडीशन वही लिखोगे, 3-4 लाइनें बस, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्किन डिसऑर्डर लिखोगे, बाद बाकी सारे पॉइंट हमारे पास सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी है, बाकी सब तो चीज़ें सेम है, यहाँ तक रिकमेंडेशन वगैरह देगा, लेकिन जो स्किन एलिमेंट बीमारी है उसमें रैशेस, लालपन से पड़ जाता है, डर्माटाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन है, इंसेक्ट बाइट भी आता है, कोई कीड़ा काट ले, फंगल इन्फेक्शन भी आएगा, ड्राई स्किन भी आती है, ठीक है। ये सारी कंडीशन इसके अंदर आएंगी। तो अब असेसमेंट इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं आराम से और समझते हैं। स्किन के डिसऑर्डर में पहले पूछेगा कि भाई कब से शुरुआत हुई और कितने दिन हो गए। व्हेन डिड स्किन इशू स्टार्ट एंड हाउ लॉन्ग इट इज हैज इट परसिस्ट, कितने दिनों से ये
है, ठीक है। अपीयरेंस कैसा दिखता है और कहां पर है। व्हाट डज द अफेक्टेड एरिया लुक लाइक, क्या वो लाल है, स्वेलिंग तो नहीं है, स्केलिंग चमड़ी से तो नहीं उतर रही है, खुजली हो रही है, छाले तो नहीं पड़ रहे हैं, उसमें पस पड़ रहा हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अफेक्टेड एरिया है कैसा। डिफरेंट स्किन कंडीशन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न एंड लोकेशन, अलग अलग स्किन कंडीशन की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और खास पैटर्न होता है और खास जगह पे होती है वो, तो उससे हमको ओटीसी मेडिसिन को डिसाइड करने में आसानी होती है, ठीक है। पॉसिबल ट्रिगर क्यों हो गया, क्या पेशेंट बीन एक्सपोज टू एनी नॉन एलर्जेंस, क्या पेशेंट किसी एलर्जी वाली चीज से कांटेक्ट में आया है ना, खाना पीना किसी और चीज से, कोई इरिटेंट किसी पॉल्यूटेड जगह पे गया हो, या कोई नया प्रोडक्ट कॉस्मेटिक वगैरह या क्लीनिंग प्रोडक्ट उसने कोई इस्तेमाल किया है, तो किस वजह से हुआ उसको जानने की कोशिश की जाएगी। इचिंग और पेन, इज द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग इचिंग, पेन और डिस्कम्फर्ट, उसे क्या लग रहा है, खुजली जैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, या बेचैनी सी अजीब सा लग रहा है उसको, डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है। तो तीनों के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। मेडिकल हिस्ट्री एंड एलर्जीज, वही आ गया, एलर्जी को लेके कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। डज द पेशेंट हैव हिस्ट्री ऑफ स्किन कंडीशंस सच एज एक्जिमा सोरियासिस एलर्जीज, एक्जिमा सोरियासिस एलर्जीज, इनमें इनकी जैसी तो कोई कंडीशन नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये सब डिजीज हम लोग पढ़ चुके हैं फार्माकोथेरापेटिक्स में, तो यहाँ पर इनको डिटेल करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मासिस्ट एसेस करने की कोशिश करता है कि क्या भी प्रॉब्लम है, क्यों हो गई, ठीक है। फिर रिकमेंड करेगा, बहुत ही कॉमन चीज, टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल मतलब जो ऊपर लगाई जाएगी, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम 1%। यहाँ पे चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ स्किन वाली चीजें सबको पता नहीं होंगी, समझते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इज ए माइल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, माइल्ड होता है, बहुत हैवी नहीं होता है। दैट हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, खुजली को कम करेगा और रेडनेस को कम करेगा डर्माटाइटिस जैसी कंडीशन में। इन अ कंडीशन सच एज डर्माटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, इंसेक्ट बाइट एंड एक्जिमा, इनमें से कोई कंडीशन है अगर आप हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम देते हैं तो उसमें राहत मिलेगी। किसमें, इचिंग में, रेडनेस में। कॉशन, यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये स्टेरॉइड है। हाइड्रोकोर्टिसोन शुड बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ ओनली, थोड़े समय के लिए देना है, ये नहीं कि उसको बोल दो लगाते रहो, ठीक है। एज लॉन्ग टर्म यूज में लीड टू स्किन थिनिंग, लंबे समय तक अगर आप उसको लगा रहे हो तो वहां पर स्किन पतली हो जाती है, डैमेज फिर जल्दी होगी। पेशेंट शुड अवॉइड यूजिंग इट ऑन द ब्रोकन स्किन, अगर स्किन कहीं टूटी फूटी है, चोट लगी हुई तो वहां पर इसको अप्लाई नहीं करना है। और सेंसिटिव एरिया सच एज द फेस, चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं करना है अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेहरे पे तब तक इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, खासकर डॉक्टर होते हैं, वो ना बोले, ठीक है। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीहिस्टामाइंस दे सकते हैं, ओरल एंटीहिस्टामाइंस, लोराटाडीन, डाइफिनहाइड्रामीन खाने को दे दो, ठीक है। एंटीहिस्टामाइंस हेल्प रिलीव इचिंग है, ये एलर्जिक रिएक्शन है, उससे हमें आराम पड़ता है, ओके। एलर्जिक या इचिंग, अच्छा एलर्जी इचिंग किससे हुई हो, सच एज हाइव्स, रैशेस, इंसेक्ट बाइट, ठीक है, कीड़े ने काट लिया है, रैश पड़ गया, उन सब में क्या होगा, हमको आराम पड़ जाएगा। दे आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन द इचिंग इज डिसरप्टिंग स्लीप, जब इचिंग की वजह से नींद खराब हो रही है तब ये दवाइयां ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। कॉशन, ध्यान क्या रखना है, डाइफिनहाइड्रामाइन में कॉज ड्राउजीनेस, ये क्या कर सकता है, नींद आ सकती है डाइफिनहाइड्रामाइन खाने की वजह से, ठीक है ना। तो इसको अगेन वही डे टाइम पे नहीं देनी है, या ऐसे इंसान को नहीं देनी है जिसका कुछ अलर्टनेस वाला काम है, ड्राइव करता है, मशीन चलाता है, ठीक है। नॉन ड्राउजी ऑप्शंस भी है लोराटाडीन, इसको आप देंगे डे टाइम में, और दिन के समय कह देंगे ये खा लो, रात के समय क्योंकि सोना भी होता है तो कह देंगे डाइफिनहाइड्रामाइन खा लो, ठीक है। टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन क्रीम भी आ सकती है, इसको लगाइए, आपको इचिंग इरिटेशन में आराम मिलेगा। फंगस हो सकता है तो एंटी फंगल क्रीम चलाइए, क्लोट्राइमाजोल और मिकोनाजोल, ठीक है। ये नॉर्मल जो हमारे इन्फेक्शन होते थे, एथलीट फूड्स, रिंग वॉर्म या जॉक इच, रिंग वॉर्म पता ही है, दांत खाज खुजली, जॉक इच जो हमारे जांघों के बीच में वहाँ पे खुजली से पड़ जाती है, एथलीट फुट है ना, रनिंग वगैरह करते हैं, पसीना मरता है तो वहाँ पे खुजली वगैरह होती है फुट में, पैरों की उंगलियों में, उसको बोल देते हैं। कॉशन, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अप्लाई एंटी फंगल क्रीम फॉर द फुल रिकमेंडेड ड्यूरेशन, जितने समय के लिए बोला है, अगर आपने उसको बोला कि हफ्ते भर के लिए तो उसको कहिए आप लगाइए हफ्ते भर या 2 हफ्ते के लिए। इवन इफ सिम्टम्स इंप्रूव, भले सिम्टम्स सही हो गए हैं, सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे हैं, या आप पूरा ठीक हो गए हैं, उसको आप उतने समय के लिए लगाइए, बैक कर जाएगा अदरवाइज वो, ठीक है। मॉइस्चराइजर एंड इमोलिएंट, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम है तो मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी। मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड लोशंस,
ड्राई स्किन है, फ्लैकी स्किन है, कंडीशन लाइक एक्जिमा, एक्जिमा में ड्राई स्किन हो जाती है, मैनेज विद रेगुलर यूज ऑफ मॉइस्चराइजर, ठीक है ना, खासकर ड्राई स्किन के लिए। इमोलिएंट हेल्प हाइड्रेट द स्किन, जो इमोलिएंट होते हैं स्किन को नम रखते हैं एंड रिस्टोर इट्स नेचुरल बैरियर फंक्शन, और जो उसका नेचुरल बैरियर फंक्शन है मतलब चीजों को रोकना। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं इमोलिएंट हेल्प हाइड्रेट द स्किन, स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। ऑइंटमेंट एंड बाम्स, कौन कौन से ऑइंटमेंट लगा सकते हैं? थिक ऑइंटमेंट, थोड़े से जो गाढ़े होते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली, लैनोलिन, मतलब वैसलिन वगैरह आती है। ये किसमें हेल्प करते हैं? जो हमारे ड्राई, सूखी या क्रैक्ड स्किन होती है, हम सबको होता है वैसलिन टूटी फूटी स्किन में काम आता है। दे हेल्प लॉक द मॉइस्चर, मॉइस्चर को लॉक करते हैं, नमी को उड़ने नहीं देते हैं, एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम फर्दर इरिटेशन, और स्किन को फर्दर इरिटेशन नहीं होती। सर्दियों में सब लगाते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है तो, जैसे नियोमाइसिन है, बेसिट्रासिन है या पॉलीमिक्सिन है। छोटे मोटे कट लग गए हैं जैसे कि जांघों पे लग जाते हैं, या स्क्रैप्स या स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग। ये लाइन कॉमन होगी कि एंटीबैक्टीरियल जो ऑइंटमेंट है वो इन्फेक्शन को रोकता है और हीलिंग को बढ़ाता है। कॉशन ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या? पेशेंट विद नोन एलर्जी, पेशेंट जिसको एलर्जी है खासकर जैसे नियोमाइसिन से, शुड अवॉइड प्रोडक्ट कंटेनिंग दिस इंग्रेडिएंट। जिसको अगर एलर्जी है किसी से तो उसको वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। ये कैसे पता चलेगा? पूछ लेंगे आप, ठीक है। कैलामाइन लोशन सब जानते हैं, इसको सब लगाते हैं गर्मियों में, इससे सूदिंग इची स्किन, खुजली वाली जो है ना इचिंग करती है उससे आराम पड़ता है, स्पेशली फॉर रैशेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट। खासकर हम लोग गर्मियों में और कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो कैलामाइन लोशन लगाते हैं उसके ऊपर। फिर अगेन वही एक्सप्लेनिंग द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, जैसे कि करेक्ट एप्लीकेशन लगाने का सही तरीका क्या है, कि हाउ ऑफन एंड हाउ मच, कितनी बार लगाना और कितनी मात्रा में लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम शुड बी अप्लाइड स्पेयरिंगली, हल्का सा लगाना है, एंड ओनली टू अफेक्टेड एरिया, सिर्फ जहां पर चीज गड़बड़ है, स्किन गड़बड़ है, सिर्फ वहीं लगानी है, उसके अलावा कहीं और नहीं लगानी है, ठीक है। देन एलर्जी कंसिडरेशन, आस्क अबाउट एनी नॉन एलर्जी टू इंग्रेडिएंट्स इन टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, कोई जो टॉपिकल ट्रीटमेंट में जो केमिकल पड़े हुए हैं उसके लिए पूछ लोगे एलर्जी तो नहीं किसी चीज से। अवॉइडिंग ओवर यूज, ओवर यूज के लिए मना करोगे, वरना क्या होगा हमको पता है, हाइड्रोकोर्टिसोन का अगर ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो थिनिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी, ठीक है। फिर सेल्फ केयर एडवाइस में अवॉइड स्क्रैचिंग, आप बताओगे खुजाना नहीं है, या मिनिमाइज स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग को मिनिमाइज करना है। कैसे हो मिनिमाइज? रात में हम लोग सो जाते हैं तो खुजा देते हैं कई बार, उसको कैसे रोकेंगे? स्क्रैचिंग कैन वर्सन इरिटेशन, स्क्रैचिंग जो है वो बदतर कर देगी हमारा जो इरिटेशन है उसको और ज्यादा इरिटेट कर देगी, और ज्यादा खुजली लगेगी और इन्फेक्शन बढ़ेगा, कॉज इन्फेक्शन और डिले हीलिंग, जो इन्फेक्शन हो गया है वो लेट में ठीक होगा। सजेस्ट करो पेशेंट को कि कटिंग फिंगर नेल्स, नाखून काट लें, फिंगर नेल शॉर्ट और वेयरिंग ग्लव्स, और रात में ग्लव्स पहन के सोए। एट नाइट इफ इचिंग इज सीवियर, खुजली ज्यादा हो रही है तो भाई रात में खुजा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ग्लव्स पहन लें, खुजाओगे तो स्किन खुजरेगी नहीं, ठीक है ना। यूज कोल्ड कंप्रेस, अगेन वही कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करो, इससे क्या है जो खुजली है और इन्फ्लेमेशन है उसमें राहत मिलेगी। मेंटेन गुड स्किन हाइजीन, ठीक है, स्किन की हाइजीन मतलब कीप द एरिया क्लीन, जहां पर इन्फेक्शन है स्किन का उस एरिया को साफ सुथरा बना के रखें साबुन से, और ठीक है सोप और वाटर से धुलें, ताकि उसके आसपास कोई डस्ट पार्टिकल या कोई एलर्जन यानी कि जो एलर्जी पैदा करता होगा कोई पार्टिकल, वो वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वॉश हो जाएगा। पैट द स्किन ड्राई, नहाने के बाद या धुलने के बाद जो स्किन है उसको ऐसे रगड़ना नहीं है, वैसे नहीं तौले लेके हम लोग रगड़ते ना, उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके टैप करके, पैट, इसको पैट बोलते हैं, पैट करके सुखाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। पैट द स्किन ड्राई, आफ्टर वॉशिंग, धुलने के बाद सजेस्ट पैटिंग, ऐसे ऐसे करना है द स्किन ड्राई, स्किन को सुखाने के लिए, विद अ क्लीन टॉवल रेदर देन रबिंग, रगड़ना नहीं है, ठीक है। मॉइस्चराइज रेगुलरली, लगातार क्या करो, मॉइस्चराइज अप्लाई, मॉइस्चराइजर, आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करो, ठीक है। आगे वही लिखा हुआ है यूजिंग अ जेंटल फ्रेग्रेंस फ्री, खुशबू होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि खुशबू के लिए जो केमिकल डालते हैं वो दिक्कत पैदा करते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर सेवरल टाइम्स ए डे, दिन में कई बार, स्पेशली आफ्टर बाथिंग, खास करके नहाने के बाद, ठीक है। मॉइस्चराइजर क्या करता है, मेंटेन द स्किन बैरियर, स्किन का जो बैरियर मतलब स्किन टूट जाती है उसको टूटने नहीं देगा, मॉइस्चराइजर रहेगा, ड्राइनेस को रोकेगा, खास करके एक्जिमा या ड्राई कंडीशन वाली जो स्किन होती है, ठीक। ऑइंटमेंट फॉर सीवियरली ड्राई स्किन, अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा सीवियर है तो ऑइंटमेंट दीजिए,
ठीक है, जैसे कि ड्राई है या क्रैक टूट गई है। थिक ऑइंटमेंट मे बी मोर इफेक्टिव देन लोशन और क्रीम। जो थिक ऑइंटमेंट होते हैं गाढ़े गाढ़े, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में बोरोलिन करके हम लोग लगाते हैं, वो काफ़ी गाढ़ा होता है ना। लोशन उतना काम नहीं करता है, पूछ जाता है। जो बोरोलिन वगैरह होती है वो थोड़ी गाढ़ी रहती है, चिपकी रहती है वहाँ से, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो लोशन या क्रीम की जगह थिक ऑइंटमेंट दीजिए। ठीक है, ऑइंटमेंट थिक और थिन के थिक ऑइंटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स में। अवॉइड इरिटेंट, जिस चीज़ से इरिटेशन होती है यानी कि आपकी समस्या बढ़ती है उसको आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि सर्टन डिटर्जेंट, कुछ खास तरह के डिटर्जेंट आते हैं, आप चेक कीजिए किस डिटर्जेंट से धुलने से आपके हाथों में प्रॉब्लम होती है या कौन से साबुन से या खुशबू से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उसको आप चेक कीजिए, उनका यूज़ बंद कीजिए। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है, जैसे कि अगर धूप से एलर्जी है तो भैया फुल ड्रेस पहनिए, ग्लव्स पहनिए। ठीक है, और सजेस्ट वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और अप्लाइंग सनस्क्रीन टू प्रिवेंट फर्दर इरिटेशन। और धूप में जाना ही है, थोड़ा बहुत पार्ट बॉडी का धूप में जाता ही है, तो सनस्क्रीन लगाइए। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सी चीजें, बेसिक चीजें। मॉनिटरिंग फॉर रेड फ्लैग, रेड फ्लैग डेंजर। डेंजर कब है? सीवियर सिम्टम्स, बहुत ज्यादा दर्द है, स्वेलिंग आ रही है या पूरी बॉडी में लालपन आ रहा है तो, और ओटीसी मेडिकेशन काम नहीं कर रही है, तुरंत रेफर कीजिए। ठीक है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, क्या क्या इन्फेक्शन है? रेडनेस, वार्मथ, गरम गरम सा लगता है, पस आ रहा है। ठीक है, पस और येलो ड्रेनेज, पीला पीला सा स्किन से जहाँ पे है इन्फेक्शन वहां से निकल रहा है। ठीक है, तो और बुखार आ रहा है, तुरंत रेफर कीजिए। अनरिस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट, आपने जो ओटीसी दिया था 7-8 दिन हो गए, 7 से 10 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रेफर कीजिए। ब्लिस्टर्स और ओपन सोर्स, ब्लिस्टर मतलब छाला या खुला जख्म, स्किन में जहाँ पे इन्फेक्शन था वहां पे छाला पड़ा हुआ है या वो स्किन खुल गई, मतलब छाला जो खुल गया, जख्म दिख रहा है, अब तुरंत आप क्या कीजिए? रेफर कीजिए। क्रोनिक और रिकरेंट स्किन कंडीशन, बहुत लंबे समय से कोई स्किन प्रॉब्लम चली आ रही, ठीक हो गई थी फिर हो गई है, तो आप उसको बोलिए भैया आपका पुराना प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाइए, ये ओटीसी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मॉनिटरिंग रेड फ्लैग, कब आपको रेफर करना है। क्लियर? एंड द लास्ट वन, ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ के अंदर 3 चीजें आएंगी हमारे पास, माउथ अल्सर, मुंह के छाले, दांत में दर्द और मसूड़े की सूजन। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ये स्टार्टिंग की कॉमन लाइन लिख देंगे आप लोग यहाँ पर। माउथ अल्सर, मुंह के छाले, हम सबको पता है, इसको हम लोग कैंकर सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंकर सोर्स। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? असेसमेंट। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट हमारा डिजीज, माउथ अल्सर। ठीक है, माउथ अल्सर क्या होता है डिफाइन कर देंगे। माउथ अल्सर्स और कैंकर सोर्स आर स्मॉल पेनफुल, सोर मतलब छाला, ठीक है, दैट अपीयर्स इनसाइड द माउथ, तो मुंह के अंदर होता है। दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय माइनर इंजरीज, छोटी मोटी चोट लग जाती है। स्ट्रेस, हम लोग का स्ट्रेस में उससे हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी होता है, कुछ लोगों को बार बार छाले होते हैं, बॉडी में कमियां होती हैं, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। और सर्टन मेडिकेशन या कई बार कुछ मेडिकेशन खा लेते हैं तो उससे हो जाते हैं। ठीक है, असेसमेंट कैसे असेस करोगे? ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग हैज द अल्सर बीन प्रेजेंट, कितने टाइम से अल्सर है। मोस्ट अल्सर हील विद इन 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्तों में छाले ठीक हो जाते हैं। साइज एंड लोकेशन, छालों का साइज कितना, लोकेशन कहां पर है। इज द अल्सर स्मॉल कन्फाइंड टू इनसाइड द माउथ, क्या अल्सर छोटा है और सिर्फ मुंह के अंदर ही है, जैसे कि चिक गालों पे हो सकता है, लिप पे हो सकता है, गम्स पे हो सकता है, छाला है कहां पर। ठीक है, ये आपको साइज देखना है, लोकेशन देखनी है। ट्रिगर, वो आया क्यों हो गया छाला, तो आप पूछेंगे हैज द पेशेंट रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड एनी ट्रॉमा टू द माउथ, क्या माउथ में कोई ट्रॉमा मतलब चोट जैसी, या बाइटिंग द चिक गाल काटे थे, एग्रेसिव ब्रशिंग, बहुत ज्यादा ब्रश कर लिया था। ठीक है, ऐसी कोई चीज तो नहीं करी थी। आर दे अंडर स्ट्रेस और लैकिंग द इन सर्टन विटामिन, क्या वो स्ट्रेस में रहते हैं हर समय, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, या लैकिंग इन सर्टन विटामिन, या कुछ विटामिन की कमी है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड या आयरन, इसकी तो समस्या नहीं है पेशेंट को, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। पेन सीवियरिटी, पेन कितना है उन छालों के अंदर, ठीक है ना। दे कैन ईट ड्रिंक विदाउट सिग्निफिकेंट पेन, क्या वो पी सकते हैं और खा सकते हैं बिना पेन के, ये सारी क्योंकि छाले कई बार इतना ज्यादा होता है खाना पीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सब जानने के बाद रिकमेंडेशन फॉर माउथ अल्सर ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। देखो क्या क्या है। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, मुंह में लगाने के लिए जेल आते हैं, जैसे बेंजोकेन जेल, ये एनेस्थेटिक होता है, थोड़ा सा सुन्नपन कर देगा तो राहत मिलती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, क्लोरहेक्सिडिन है ना, जो कुल्ला उल्ला करवाते हैं हम लोग, ये एंटीसेप्टिक होते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहा होगा, इन्फेक्शन होगा तो वो हट जाता है। बैरियर जेल्स और पैचेस, दीज फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर
ओवर द अल्सर। अल्सर के ऊपर ये क्या करते हैं, मुंह में लगाते हैं, एक लेयर सी बना लेते हैं, रिड्यूसिंग इरिटेशन एंड प्रोमोटिंग हीलिंग। तो उससे क्या है कि जो हम खाते पीते तो उस पर थोड़ा सा असर कम होता है और वो फिर हील जल्दी करते हैं, जैसे कैंकर कवर और ओरा बेस पैचेस। ठीक, पेन रिलीवर, हम ओटीसी पेन रिलीव, एस्टामिनोफेन या ब्रूफिन दे सकते हैं, जिससे कि दर्द में थोड़ा राहत मिलेगा। ठीक, रिकमेंडेशन हो गया। सेल्फ केयर एडवाइस, अवॉइड इरिटेटिंग फूड, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर स्पाइसी, एसिडिक और रफ टेक्सचर, खुरखुरा फूड नहीं खाना है फूड, ठीक है, इससे छाले ज़्यादा खराब हो सकते हैं। जेंटल ओरल हाइजीन, सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, जो बहुत सॉफ्ट वाले ब्रश भी आते हैं, कि जो ब्रश होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इस्तेमाल करें। अवॉइडिंग हार्श माउथ वॉश, बहुत ज़्यादा कुल्ला है ना रगड़ के करते हैं, वो ना करें। अच्छा ठीक है, अवॉइडिंग हार्श माउथ वॉशेस, वो भी नहीं करना है, और ऐसा माउथ वॉश का भी इस्तेमाल नहीं करना है जिसके अंदर अल्कोहल हो, अदरवाइज फर्दर इरिटेट द अल्सर। अल्कोहल वाला माउथ वॉश लोगे तो अल्सर फिर से दिक्कत करेगा। सॉल्ट वाटर रिंसेस, नमक पानी डाल के उसे कुल्ला कर सकते हो, उससे राहत मिलती है। ठीक है, साफ सफाई हो जाती है और राहत मिलती है। 1 चम्मच नमक 1 कप में डाल के गुनगुना पानी करके कर देंगे। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे, ठीक है, टू मेंटेन ओरल हाइड्रेशन। इससे क्या मुंह में सूखापन सा नहीं आएगा, ठीक है, उससे हमारी जो हीलिंग होती है वो आसान हो जाती है। व्हेन टू रेफर टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास रेफर कब करेंगे? अल्सर्स दैट लास्ट लॉन्गर देन 2 वीक, 2 हफ्तों से ज्यादा अल्सर हो गए हैं, नहीं ठीक हो रहे, डॉक्टर के पास भेजो। लार्ज मल्टीपल और रिकरेंट अल्सर्स, बड़े बड़े छाले हैं, डॉक्टर के पास भेजो और वो बार बार हो रहे हैं। अल्सर अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स लाइक फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड, बुखार भी आ रहा है, लिम्फ नोड सूज गए हैं और डिफिकल्टी स्वेलिंग, निगलने में चीज़ों को दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास रेफर कीजिए। ठीक है, सिंपल है। अब दांत दर्द को समझ लेते हैं। दांत दर्द हमको सबको पता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कैविटीज, या मसूड़ों में कोई बीमारी हो या दांत का कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है ना। तो वही डॉक्टर फार्मासिस्ट पूछेगा भाई कि लोकेशन और इंटेंसिटी, दर्द कहाँ पर है और कितना ज़्यादा भयंकर दर्द है, वही सेम चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। ट्रिगर, क्यों हुआ दर्द आपको? क्या दर्द ठंडा गर्म खाने से हो रहा है, मीठा फूड खाने से हुआ है? इज देयर एनी स्वेलिंग, कोई सूजन तो नहीं है? कोई सेंसिटिव टच, छूने से, टच करने से सेंसिटिविटी तो नहीं लग रही है कि दर्द वगैरह हो रहा हो? ठीक है, क्लियर है। ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग हैज द पेन परसिस्ट, कितने दिनों से दर्द रह रहा है, वही सब कॉमन चीजें हम सबको पता है। रिकमेंडेशन करोगे ओरल एनाल्जेसिक, वही एस्टामिनोफेन, ब्रूफिन, ये कर दोगे, रिकमेंड कर दोगे। पेन रिलीफ जेल्स आते हैं, बेंजोकेन जेल वगैरह होता है, वो लगाने को दे सकते हो मुंह में। क्लोव ऑयल, दांतों में दर्द होता है तो लोग जो लौंग होता है उसको दबा लेते हैं, या लौंग का तेल भी आता है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल एनाल्जेसिक है और एंटीबैक्टीरियल होता है, तो फायदा करता है। ठीक है, जो क्लोव ऑयल होता है उसको रुई, थोड़ी सी रुई लेकर के उसको तेल में डाल करके वहां दांत में दबा लो, फायदा मिलता है। कोल्ड कंप्रेस, अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू द आउटसाइड ऑफ द चिक, चिक के बाहर यहाँ पे ऐसे ठंडा ठंडा लगाना है, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए और पेन जो है नम सुन पड़े और थोड़ा सा पेन आराम पड़े, दर्द में आराम पड़ जाए। फिर सेल्फ केयर एडवाइस में वही गुड ओरल हाइजीन, ठीक है, ब्रश करिए कायदे से और सॉफ्ट ब्रश वाले से ब्रश करिए, ठीक है। फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर फ्लोराइड होता है, जिससे कि आपको फर्दर डिके नहीं होगा। फ्लॉस जेंटली, फ्लॉस धागा रहता है इस टाइप का, ऐसे दांतों के बीच में फंसा करके ना, दांतों के बीच में गंदगी रहती है उन लोगों को करना पड़ता है जिनके साथ प्रॉब्लम है वो, ताकि सारी गंदगी दांतों से हट सके, ठीक है। अवॉइड हॉट और कोल्ड फूड, अगर आपके दांत सेंसिटिव ठंडा गर्म लगता है तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा फूड नहीं खाएंगे। सॉल्ट वाटर रिंस, गर्म पानी गुनगुने पानी में हल्का नमक डाल के उससे कुल्ला करके धुल देंगे, उसे मुंह को धुलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें राहत मिलेगी। व्हेन टू रेफर डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास कब भेजना है? दर्द बहुत भयंकर है और वो 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। स्वेलिंग है मसूड़ों में, चेहरे पे और जबड़े में, पूरे चेहरे पे जबड़े में स्वेलिंग आ गई है। साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज फीवर, पस, बैड टेस्ट इन माउथ, मुंह में जाके गंदा टेस्ट आ रहा है, फीवर है, पस जैसा आ रहा है, डेंटिस्ट के पास रेफर कीजिए। डिफिकल्टी ओपनिंग द माउथ और चुइंग, चबाने में दिक्कत है और मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, डेंटिस्ट के पास रेफर कीजिए, ठीक है। और इसमें तीसरा हमारा आता है गम स्वेलिंग, जिसको हम जिंजिवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। क्यों होता है? वही
हम लोग मुंह को सही से वॉश नहीं करते हैं, खाना खा लिया, खाना मुंह में, रात को खाना खाया, बिना कुल्ला करे सो गए, ठीक है, प्लेग जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारे कारण होते हैं इसके, ठीक है। अगेन वही फार्मासिस्ट पूछेगा सिम्टम्स, गम्स लाल हैं, सूजे हुए हैं, खून तो नहीं आ रहा है, ठीक है, खास करके ब्रश करते वक्त खून वगैरह तो नहीं आता है। ड्यूरेशन, कितने समय से सूजे हुए हैं, कब तक ये समस्या मौजूद है। ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, हाउ फ्रिक्वेंटली डज द पेशेंट ब्रश एंड फ्लॉस, कि कब कब पेशेंट जो है ब्रश करता है। ऐसा तो नहीं है कि दिन में एक बार करते हो या 2 दिन में एक बार करते हो, बहुत से लोग होते हैं करते हैं, रोज ब्रश नहीं करते हैं, यस, ठीक है। तो चीजें पूछ लेगा उससे, फिर रिकमेंड कर देगा। अगेन यहाँ पे सारी चीजें वही रहेंगी। एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन, लिसरीन माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाएगा। पेन रिलीवर में वही आ जाएंगे एस्टामिनोफेन और ब्रूफिन, ठीक है, सारी चीजें कॉमन वही सेम है। प्रॉपर ओरल हाइजीन, उसको जोर देके बोलेगा भैया, इंपॉर्टेंस समझाएगा कि ब्रश दिन में 2 बार करो, फ्लॉस करो, दांतों की अच्छी सफाई करो, वंस अ डे टू रिमूव प्लेग एंड प्रिवेंट जिंजिवाइटिस, जिससे कि आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक। सेल्फ केयर एडवाइस में रेगुलर ब्रश करो, वार्म सॉल्ट वाटर, वही गुनगुना पानी में नमक डाल के धुलो। हाइड्रेशन, पानी पर्याप्त मात्रा में, पानी तो बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, पानी। स्टे हाइड्रेटेड, हेल्प प्रिवेंट ड्राई माउथ, मुंह नहीं सूखेगा जिसकी वजह से विच कैन एक्सरबेट गम इश्यूज। अगर मुंह नहीं सूखेगा, नमी रहेगी, तो फर्दर जो गम की समस्याएं हैं वो नहीं बढ़ेंगी। बैलेंस डाइट खाइए, खास करके जिसके अंदर विटामिन सी होता है, ठीक है। सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल कीजिए जिसके जो ब्रश होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। डॉक्टर के पास कब रेफर करना है? परसिस्ट गम स्वेलिंग दैट डज नॉट इंप्रूव विद गुड ओरल हाइजीन, उसने सब कुछ समझाया, मेडिसिन भी दे दी है, उसके बाद भी गम की स्वेलिंग नहीं जा रही है, डॉक्टर के पास भेजिए। गम्स दैट ब्लीड फ्रिक्वेंटली और आर वेरी पेनफुल, मसूड़े जो बहुत दर्द हो रहे हैं या फिर वो ब्लीड, खून निकलता है बीच बीच में। साइंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज एब्सेसेस, पस और फीवर, ठीक है ना, पस है, फीवर है या फिर एब्सेसेस। एब्सेसेस, ठीक है, तो मतलब जिसके अंदर पस भरा हुआ है, इस टाइप से कुछ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पस भरा हुआ है या पस निकल रहा है, जो बताया अभी, या फीवर है। लूज टीथ, दांत हिल रहे हैं। रिसीडिंग गम्स, गम्स जो है वो हट रहे हैं या फिर क्या लोग देखते हैं जैसे कि छट रहे हैं, नहीं गम्स वैसे होते हैं, क्या कहना चाहिए इसको, मसूड़े जो पीछे हटते हैं, जैसे मसूड़े अभी हमारे यहाँ तक हैं तो वो नीचे की तरफ खिसकते चले रहे हैं, दांत हमारा बाहर की तरफ आता जा रहा है, ठीक है ना। विच कुड इंडिकेट एडवांस गम डिजीज, है ना, मसूड़ा जो कवर करता है दांतों को वो नीचे की तरफ खिसकता चला जा रहा है, दांत हमारा बाहर आता जा रहा है, तो कोई एडवांस डिजीज हो सकती है मसूड़ों की, तो आप क्या करेंगे, रेफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर खत्म, ये हमारा चैप्टर खत्म। करना क्या है आप सब लोगों को पता है, सब अच्छे से, बार बार को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी चीजों मैं बोलना जरूर चाहूंगा, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से करा दिए और जो PYQ अपडेट किए हुए, वहां से आप लोग क्या करेंगे, मैच कीजिए, और क्वेश्चन के आंसर्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, सारे आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे यहीं पर ही, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, पढ़ेंगे ना, गुड, ऑल द बेस्ट।